दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ जो शख्स हैं इनके बारे में अगर आपको जानना है तो आप YouTube पर जाइए या गूगल पे जाइए और इनका नाम टाइप कर दीजिए, बस जयंत जिज्ञासु। फिर शायद मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, लेकिन चैनल मेरा है और मैंने ही इन्हें आमंत्रित किया है, आग्रह किया है कि आप समय दीजिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से, तो इंट्रोड्यूस तो थोड़ा सा बनता है, मेरा भी अधिकार है। प्रखर वक्ता, युवा चेहरा, राजद इकाई को जेएनयू में स्थापित करने वाला है, ना सिर्फ स्थापित करने वाले बल्कि पहचान दिलाने वाले, और पहले ही वक्तव्य से रातों रात जिसे कह लें। और इनकी जब मैंने पहली वीडियो देखी थी तो विश्वास करिए वो मेरे व्हाट्सएप पर आया था और हम लोग बैठे हुए थे पटना कॉलेज के प्रांगण में और हम लोग कह रहे थे ये कौन नया नेतृत्व भर रहा है, और सबने कहा कि तो लोहिया के बाद का नेतृत्व है, जिसमें आग है, जिसमें धार है, जिसमें इतिहास का पूरा ज्ञान है, और जो मजा हुआ वक्ता है, चढ़कर बोलने वाला वक्ता है, जिसे मौका मिलना चाहिए, बस धारदार शब्द, पूरा बॉडी लैंग्वेज जब कम्युनिकेट करे तो फिर वो जयंत जिज्ञासु हो सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जयंत जी यहाँ पर आए हैं और आपका एक परिचय यह भी है कि आप पीएचडी शोधार्थी हैं। पीएचडी शोधार्थी होने के कारण आप तमाम उन बंदिशों से भी बंधे हुए जो एक पीएचडी शोधार्थी को करना पड़ता है, एक गाइड के अधीन रहना पड़ता है, एक विषय में डूबना पड़ता है। तो ये दोनों जो व्यक्तित्व है उसमें कैसे बैलेंस बनाकर पीएचडी शोधार्थी भी होना और एक युवा चेहरा होना, इतना प्रचलित चेहरा होना, तो आज हमारी बातचीत जैन जी से होगी। जैन जी, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर अजय स्पीक्स में। आप यहाँ पे आए और मुझे पता था आप बहुत व्यस्त हैं, किसी तरह से आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप अपनी शुरुआती यात्रा से बताएं स्कूल के डेज से, ताकि जो युवा हैं वो प्रभावित हो और उनका भी रास्ता अगर जेएनयू की तरफ मुड़े तो आपसे वो सीख लें। जी बहुत शुक्रिया और बहुत खेद भी कि ये तो वादा खिलाफी हो गई कि कल से ही मतलब बातचीत की कोशिश हो रही थी और मैं भी चाहता था कि जल्द से जल्द हमारी गुफ्तगू हो और आमने सामने बैठे हुए तो अरसा हो गया। और हमारे जो कॉमन फ्रेंड हैं जयेंद्र जी भी नहीं है, तो बहरहाल आज हम लोग बातचीत कर पा रहे हैं। मैं आपके दर्शकों से इतना ज़रूर कहूँ कि आपने जितने विशेषण इस्तेमाल कर दिए हैं मेरे लिए, तो उससे मेरी संज्ञा जो है वो विलुप्त होती हुई मालूम पड़ रही है। तो दर्शकों, आप उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। ये जो बड़प्पन है अजय दाते की, वो ज़रा नवाजी करते हैं। दरअसल अधिकांश नौजवानों नवयुवतियों की तरह मेरा सफ़र भी बहुत ही सामान्य परिवेश में शुरू हुआ। सरकारी स्कूल में मेरी प्राइमरी तक की पढ़ाई हुई गांव के स्कूल में, जिसका भवन भी बहुत जर्जर था, लेकिन उसकी इमारत के लिए और 2 कमरे के मकान के लिए उस वक़्त बलिया लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें हमारा विधानसभा आता था और उसके एमपी होते थे कॉमरेड सूर्य नारायण सिंह जी। सूरज दा उनको बड़े प्यार से लोग बुलाते थे। तो पिताजी ने आग्रह किया तो उन्होंने की। अफ़सोस इस बात का रहा कि 96 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तो उनका इंतकाल हो गया और वो उसके उद्घाटन के लिए नहीं आ सके। बहुत मांग थी और ज़रूरतमंद इलाके में वो शिक्षा को लेकर बहुत, मतलब जैसे ठेकेदारी वगैरह के लिए लोग जाते थे तो वो कहते थे लाइब्रेरी बनवा रहे हो, स्कूल की बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो उसको प्रायोरिटी के आधार पर करते थे। तो वो छत जो है वो टपका करती। फिर मिडिल स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर, फिर वहाँ फिर हाई स्कूल आना हुआ। वहाँ एक बड़े अच्छे शिक्षक मुझे मिले, कई शिक्षक मिले, जिनमें सर्वाधिक प्रभाव जो मेरे मन पर पड़ा वो एक तो मिडिल स्कूल में महेश मिश्र जी का जो संस्कृत पढ़ाया करते थे, और हाई स्कूल में गोपाल प्रसाद दुबे साहब का जो ज्योग्राफी के टीचर के रूप में बहाल किए थे, हालांकि उनका मास्टर्स जो है संस्कृत लिटरेचर में था। तो उनकी संस्कृत, उनकी हिंदी ये इतनी खूबसूरत होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि साहित्य में बिल्कुल कबीलाई कस्बाई इलाके में जो अभिरुचि
उन्होंने जगाई, ताकि मेरे पिताजी साइंस के छात्र रहे, साइंस के टीचर रहे, गणित के। उनकी भी दिलचस्पी होती थी, लेकिन वो उस तरह से नहीं होती थी कि वो व्याकरण को लेकर भी उतने ही सजग रहे। और लोकप्रिय जो एक स्थापित ढंग से चीजें चली आ रही साहित्य में भी बस वहीं तक उनकी नजर रही। गोपाल प्रसाद दुबे साहब ने एक नया क्षितिज हमें दिखाया, मेरे जैसे कई बच्चों। तो उनका सबसे ज्यादा असर है इस पर आज भी। और फिर कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों में भी वो लोग को शिरकत कराते थे। स्काउटिंग उन दिनों स्कूलों में खूब लोकप्रिय हुआ करती थी। तो स्काउटिंग के क्षेत्र में वो चाहते थे कि हम लोग करें। इस तरह से मैंने 10th तक की पढ़ाई की हरदोई हाई स्कूल। और फिर उसका रिजल्ट जो है वो मेरे हिसाब से तो ठीक ही था, 70% से ज्यादा अंक थे और ईमानदारी से। तो लेकिन मेरे पिताजी बहुत दुखी भी हुए और इसको उन्होंने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ के देखा। और वो मुंगेर से लौटे ही थे और बड़ा बहुत जलील किया मुझे। और उनके जो कॉलीग थे उनमें एक विश्वेश्वर प्रसाद, उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, तो अच्छा लड़का है, आगे अच्छा करेगा, यही थोड़ी सब कुछ खत्म हो गया। और दूसरे जो शिक्षक थे वो भी अच्छे इंसान थे, लेकिन वो एक तरह से दुखी मन से बोल सकते, या मतलब एक तरह से मुझे एज इट इज नहीं वो स्वीकार कर पा रहे थे। तो बहुत घुटन का वो माहौल था। और उन्हीं दिनों एक क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था और मुझे बड़ा मजा आता था। तो खेलने में भी अच्छा लगता था। मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं था, लेकिन खेलने में अच्छा लगता था। और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता था कि जब मम्मी जाता है, पापा आती है, के स्तर की कमेंट्री हो रही हो, तो उसमें लगता था कि कान पर कुछ हथौड़े पड़ रहे हैं और मैं खुद इंटरवेंट जाके करूं और कुछ कहूं कि इस तरह से कहा जाना चाहिए। तो उसमें मेरे एक मित्र थे, वो 2-3 मित्र, वो सब लोग करा रहे थे। सुधीर भाई थे, राजा, सुरेंद्र भाई, ये सब लोग खेलते थे। और वो लोग, उन लोगों की चाहत थी कि मैं आके इसमें कृष्णदेव जी के सब करूं। लेकिन रिजल्ट चूंकि इतना खराब हो गया था और फाइनल मैच के दिन जब सड़क के दोनों तरफ दर्शकों का जमावड़ा था, मुझे नहीं जाने दिया गया। लेकिन मेरा भी मन थोड़ा सा नहीं माना और फिर आखिर के घंटे में जब गया तब तक तो वो टूर्नामेंट खत्म हो गया था और हमारे इलाके की टीम जीत गई थी। और मैं मुझे बहुत आग्रह करके लोगों ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में बुलाया। तो एक शौक जो था एक बागवानी का, और खेतों में भी बड़ी दिलचस्पी होती थी कि अलग अलग किस्म की सब्जियां उगाई जाएं। जो लतड़ने वाली सब्जियां होती हैं, जिसके लिए मचान और फिर उसमें रस्सी वगैरह, जैसे करेला हो गया, तो ये सब मैं बहुत चाव से करता था। तो वो जो फूलों से प्रेम, गेहूं भी और गुलाब भी हो, है ना, ऐसा आप नहीं करें कि मतलब एक का चयन, क्योंकि उस बाल मन के लिए तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो उस गुलाब की तरफ से मेरा आकर्षण खत्म हो जाए, ये शुरू में ही बड़ी ज्यादती कर दी गई। और वो जो एक कोमल मन होता है, उस पर बार बार कुठाराघात करने की कोशिश होती रही। और जीवन के, मुझे लगता है कि आरंभिक दिनों में ही मुझे बहुत व्यवहारिकता के धरातल पर लाके पटक दिया गया। और मेरे अपने कुछ जो शौक थे, आप कह लें कि मैं जिद्दी उस तरह से नहीं हो पाया कि मैं मना लूं। मुझे लगता था कि ये तो मेरी चंद ज़रूरियात हैं, और वो भी अगर मुझे कहना पड़े पिताजी से, तो वो तो बड़ा, मैं संकोची स्वभाव का था, तो मैं बहुत बोल नहीं पाता था, लेकिन मन ही मन थोड़ा बहुत नाराज हो जाता था। 10th के बाद जब मैं बाहर आया भागलपुर, और वहाँ पर मुझे बड़े अच्छे शिक्षक मिले, अखिलेश्वर ठाकुर साहब, तो अब नहीं है इस दुनिया में, इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर।
वो मुझे पढ़ाते थे निस्सिम एज़ेकिएल की एक कविता नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और फिर जो है वहीं पर दत्ता साहब ग्रेजुएशन के दिनों में मिल गए, वो भी इस कोरोना में मिल गए। मसूद साहब इंग्लिश लिटरेचर के बहुत आला दर्जे के विद्वान। तो फिर मेरी जिंदगी जो है कुछ आगे बढ़ी और केएनबी कॉलेज भागलपुर से मैंने तरह से ग्रेजुएशन किया। तो ये कुछ मेरी बचपन में आपकी जो पढ़ाई हुई है जयंत जी, वो आपके जो फेवरेट टीचर है वो संस्कृत निष्ठ बैकग्राउंड उनका रहा। जी जी जी। कॉलेज में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उनका बैकग्राउंड उर्दू से रहा। क्या उर्दू यही भी उनकी कारण है अच्छी कि थी। आपकी भाषणों में मैं देख रहा था कि आप जो बोलते हैं उर्दू का बहुत शब्द के बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग मैंने देखा, तो कहीं वो बचपन की पढ़ाई उसमें कोई आधार थी? अन्य जैसे गोपाल प्रसाद दुबे जी का उदाहरण अगर लें तो उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी और संस्कृत के तो वो थे ही विद्यार्थी। और जो फिजिकल ज्योग्राफी है उस पर भी उनका बड़ा कमाल था। उर्दू वो चाहते थे कि मेरी अच्छी हो जाए, इसलिए मेरे पिताजी को खगड़िया में एक उर्दू से हिंदी वाला शब्दकोश उन्होंने खरीदवाया, आज भी मेरे पास। जो वो नहीं मतलब जिस क्षेत्र में वो ज्ञानार्जन नहीं कर पाए, वो चाहते थे कि उनके शिष्य में वो सारी बातें वो देख सकें। और मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी अगर अंग्रेजी भी दुरुस्त होती थोड़ी बेहतर, तो मैं भी शायद नहीं अटकता एक्सप्रेशन के मामले में। तो एक तरह से ये अगर मिथकीय किरदारों को लें तो एक तरफ तो हम लोग पाते हैं कि द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में हम देखते हैं कि अर्जुन को दिया, या फिर एकलव्य का उदाहरण आता है। परशुराम के मामले में कर्ण का जो एक एपिसोड है। लेकिन जो एक किंवदंती है कि जब कर्ण सो जाते थे तो परशुराम उनके कान में वो सारी ऋचाएं, वो सारे मंत्र पूरा करते थे कि उनके पास जो कुछ है वो इसमें चला जाए। तो ये मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन गोपाल प्रसाद दुबे मेरे लिए एक ऐसे ही शिक्षक रहे जो ये बाकायदा चाहते थे कि उनको जो कुछ आता है वो सब कुछ मुझे आ जाए। ये मैंने, और मतलब ये रेयर क्वालिटी में सच कह रहा हूँ आपको ज्यादा ये मतलब सारी बातें, सारी आधुनिकता अपनी जगह है, प्रगतिशीलता अपनी जगह है, लेकिन रिवायत के मामले में जो एक अनास्था का माहौल, अनास्था से मेरा मतलब यहाँ है अविश्वास का माहौल एक शिक्षक और छात्र के बीच, वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो जो बढ़ता जा रहा है, इसमें मैं देखता हूँ कि गोपाल बाबू का कोई जोड़ नहीं। महेश मिश्र साहब का सर्वोदय मंत्र उनके उनकी जबानी ही मैंने 2002 में सुना। उस वक्त नाइन्थ में था, बाढ़ आई भी थी, हमारी छत पर ही एक टेंट वगैरह लगा हुआ था। सुगम संस्कृत व्याकरण उस जमाने में हुआ करता था चंद्रकांत झा जी का। चंद्रकांत झा जी भी मेरे पिताजी के शिक्षक थे और अलौली हाई स्कूल में ही वो पोस्टेड थे। तो वहाँ एक वो इलाका ही बहुत जैसे जरखेज इलाका होता है जहाँ कृषि बहुत अच्छी होती है। तो ये जो आपको खड़किया का पूरा इलाका है, खगड़िया सहरसा के बीच का, उसमें साहित्यिक अभिरुचि प्रायः देखी गई है। और वहाँ तो एक शास्त्रार्थ की परंपरा बारात वगैरह में भी देखने को मिलती है कि वहाँ पर अभिनंदन आपका होता है और उसी में कुछ सवाल जवाब। मेरे पिताजी सुनाते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर जब राजीव गांधी जी आए थे तो सहरसा के एक इलाके में वो एक पढ़ के आए थे विदेश वगैरह से, तो उस पर बहस हो रही थी। अब बताइए, शादी हो रही है किसी और बाराती और जो घराती के बीच में नई शिक्षा नीति पर बहस हो रही है। तो वो इसलिए आपने जो कहा ना उर्दू, उर्दू के प्रति प्रेम जो है वो केंद्रीय कॉलेज में आकर दत्ता साहब कहते थे कि मसूद साहब जिनको क्या कुछ नहीं याद है वो उत्तरी ध्रुव पर हैं, और एक मैं हूँ जिसको कुछ भी याद नहीं है, मैं दक्षिण ध्रुव। और दोनों बड़े अच्छे शिक्षक। वीएन मिश्रा साहब होते थे वहाँ, वो गुजर गए। भागलपुर यूनिवर्सिटी ने अगर सबसे रिफाइंड स्कॉलर्स इंग्लिश लिटरेचर में प्रोड्यूस किया है अब तक, तो उनमें सबसे अग्रिम पंक्ति में वीएन मिश्रा साहब का बहुत अकीदत के साथ लिया जाएगा।
तो ये सारे लोग जो हैं उनकी बड़ी अच्छी होती थी शब्दों का चयन, डिक्शन, ये सब, और उसको बरतते थे। वो फकत जो है वो कोई एक तरह से कह लें कि वो कोई उस पुराने ढर्रे की लच्छेदार भाषा नहीं थी, बड़ी अर्थपूर्ण, अ, जिस शब्द का इस्तेमाल जहाँ होना चाहिए, और शब्दों को यूं जाया भी वो लोग नहीं करते। तो अफसोस है कि उर्दू बाकायदा मैं सीख नहीं पाया, और इसलिए कई बार जलील जो है वो जलील हो जाया करता है। तो उस तो एम्बेरसिंग सिचुएशन वो तो, हो जाती है। लेकिन जी। वो जो आकर्षण है वो दिखता है आपके भाषणों में या आपके वक्तव्यों में, तो वो अच्छी बात है ना, वो तो बाद में ठीक भी हो सकती है, आकर्षण होना जरूरी है। फिर भागलपुर के बाद फिर आपका आगे का सफर कैसा रहा अकादमिक? आप आईआईएमसी में भी गए हैं? जी। भागलपुर जो है वो मैं छोड़ना नहीं चाहता था। हम्म। जैसे अखिलेश्वर ठाकुर साहब कहते थे कि मुझे रोना आता है टीएनबी कॉलेज की हालत देखकर। हम्म। यहाँ एक से एक शिक्षक हुए। एक सैमुअल जोनाथन शॉ थे, वो बाद में सेंट स्टीवेंस कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी निभा रहे थे इस कॉलेज की। बहुत सारे शिक्षक वहाँ वहाँ का पीजी डिपार्टमेंट बॉटनी का, बिलगामी साहब वगैरह वगैरह, ये दत्ता मुंशी साहब जो आलोचक हैं, बहुत अच्छे अच्छे। और वो 1883 का स्थापित कॉलेज है। तो वो कहते थे कि मुझे रोना आता है इस कॉलेज को देखकर। यहाँ हिस्ट्री की पढ़ाई, पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई, ये सब भी अंग्रेजी माध्यम में ही होती थी। और आज अंग्रेजी की पढ़ाई भी जो है वो हमें हिंदी में उसका तर्जुमा करके बताना पड़ता है। तो बच्चे मेहनत नहीं करते हैं या शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। तो अक्सर मैं कब का इस शहर को छोड़ के चला गया होता अगर मेरे दो उस्ताद मोहतरम वो जब तक जीवित है तब तक मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊँ। हालांकि वो सबसे पहले चले गए, दत्ता साहब और मसूद साहब कॉलेज। मुझे भी अपने इन दो शिक्षकों से बहुत लगा। और मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट का छात्र था, लेकिन हिंदी विभाग के शिक्षकों ने जितना स्नेह मुझे दिया तो आप के लिए मुश्किल हो जाता देखकर कि मैं कहाँ का छात्र हूँ। वहाँ अंजनी राय साहब थे, वहाँ आलोक चौबे साहब थे, उनका इतना स्नेह मुझ पर था। और फिर रामचंद्र घोष साहब थे, कौशल किशोर झा साहब को मैं कैसे भूल सकता हूँ, प्रकांड विद्वान। मतलब आप जेएनयू और डीयू के या बीएचयू के प्रोफेसर के व्याख्यान सुन लें और इन शिक्षकों के सुन लें, डॉक्टर योगेंद्र उतने ही बहुत समीचीन ढंग से बात रखने वाले, अ, एक वहाँ एक गैलेक्सी ऑफ टैलेंट, मतलब वो एक बहुत गजब के इंटेलेक्चुअल्स थे वहाँ पर। तो मन मेरा लगा हुआ रहता था। मैं सोचता था कि मैं यहीं पढ़ के पीएचडी करूं और यहीं पर मैं पढ़ाना शुरू कर दूं, यहीं पर घर बना लूं और शादी के बाद यहीं हमारी दुनिया बस जाए। तो क्या बात। टीचर्स के भी करीब रहूंगा। भागलपुर बहुत प्रिय शहर मेरा। और लेकिन वहाँ हुआ ये कि एक बार एक वाइस चांसलर आए और उन्होंने, वो दो यूनिवर्सिटी के चार्ज में थे, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी भी और भागलपुर यूनिवर्सिटी भी। किया उन्होंने ये कि मैं वहाँ सेकेंड टॉपर था अपने कॉलेज का, फर्स्ट ईयर, हम्म। और सेकेंड ईयर में टॉपर। तो हम सबको ये उम्मीद थी कि हम हमारा बैच अच्छा कर रहा था कि थर्ड ईयर में भी अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन उन्होंने कॉपी भागलपुर की भेज दी मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर की कॉपी मंगा दी भागलपुर, और उसको इतने विचित्र तरीके से इवेल्युएशन करवाया। मैंने थर्ड ईयर की कॉपी जो है फर्स्ट ईयर का आदमी चेक कर रहा है, और उसमें कुछ इवेल्युएशन के लिए जो कुछ पैसे मिलते हैं, मतलब ये बड़े बड़े दर्जे का काम सर की। शुरू हो गया। जी और जी। रिजल्ट बहुत खराब हो गया। इस बात से मेरे जो शिक्षक थे दत्ता साहब ने भी बाद में यही मशवरा दिया कि नहीं, तुम्हारा मन है कि टीयू जेएनयू जाके ट्राई करें, तो जाओ। क्योंकि पहले मैं तो चाहता था कि तुम यहीं रुको, तुमसे इतना हम सबको लगाव भी था, लेकिन अब रिजल्ट ही जब इतना खराब हो रहा है तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा। और उसी साल भाग बिहार में तो किसी यूनिवर्सिटी का सेशन जो है 3 साल में पूरा नहीं होता, एक पटना यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत दुरुस्त है सेशन। मेरा बीएचयू में हुआ था, और काउंसलिंग का जो लेटर था वो मेरे घर के पते पर गया। मुझे याद है पिताजी जो है एक ऑटो रिजर्व करके खगड़िया से भागलपुर आए, और तब जो है एक पेपर जो जीएस का होता है उसकी परीक्षा बाकी थी, और जो चौथा मतलब 8वां पेपर जो था वो ऑनर्स का, वो उसी रोज खत्म हुआ था। किसी ने पिताजी को वहीं कॉमन रूम में समझा दिया कि एक यूपीएससी क्वालिफाई किया एक लड़का,
बहुत पहले की बात है, और वो जीएस वाले पेपर में फेल हो गया। तो वो जो है बेचारा, वो उसका यूपीएससी का रिजल्ट भी बेकार चला गया। पता नहीं कैसे ब्रेन वॉश किया उनका। पिताजी ने कहा कि इतने थक के जाओगे बनारस, देखो होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो अभी तुम्हारी परीक्षा ही नहीं खत्म हुई है और रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा। जबकि मैंने बहुत दौड़ धूप करके यूनिवर्सिटी से वो एक लिखवा लिया था रजिस्ट्रार से कि कॉन्फिडेंशियल मार्क्स मैं भेज दूंगा आपको। तो खैर वो नहीं हुआ, ये 2012 की बात है। मैं बिना घर में किसी को बताए हुए, मेरा एक एनएसएस वगैरह में कहीं जापान या कहीं मलेशिया इस तरह का ही कुछ था, हुआ था सिलेक्शन, कुछ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। तो मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आशियाना मोड़ पर आया हुआ था, और बैग में कुछ किताबें थी और कुछ पैसे मेरे पास। क्योंकि पिताजी टाल मटोल कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे दिल्ली जाना। मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ कि वो लाल किला एक्सप्रेस एक चलती थी, उसका टिकट बताया। वो पावर कट था पूरे नॉर्थ इंडिया में एक रोज के लिए, ट्रेन सारी ट्रेनें विलम्ब से चल रही थी, लेकिन उसी से फिर मैं दिल्ली आया। और एक सप्ताह के बाद मेरा बचपन का एक दोस्त नवीन, और वो यहीं दिल्ली में वो रहा करता था। हम 5वीं में उससे मिले थे, और उसका कुछ बिजनेस उसने शुरू किया था छोटे स्तर पर। उसने मुझे जीटीवी नगर में, वो मुझे यहाँ लेने के लिए आ गया पुरानी दिल्ली। जीटीवी नगर में जो जीटीवी नगर मेट्रो स्टेशन के पीछे वाला इलाका, वहाँ पीजी जो है वो 4,500 कमरा मुझे दिलाया। मैंने उसे यही कहा कि मेरा तजुर्बा थोड़ा ठीक नहीं है रूममेट के साथ रहने का, क्या मैं चाहता हूँ शांति से थोड़ी पढ़ाई करूँ और किसी तरह से इंट्रेंस मेरा हो जाए। तो इस तरह से कुछ पैसे उसी ने एडवांस वगैरह दिए, किराया एक महीने का उसी ने दिया। बाद में पिताजी से एक सप्ताह बाद बात हुई, तब फिर वो भी हतप्रभ थे कि ये कैसे चला गया। उसी एक चीज में भूल गया कि टीएनबी कॉलेज से जमालपुर जेआरएस कॉलेज में एक इंटर कॉलेज डिबेट हुआ था। इसका टॉपिक था कि क्षेत्र के आधार पर रोजगार में आरक्षण सर्वथा अनुचित है। बिहार के लोगों को बिहार में आरक्षण मिले तो फिर तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होगा। इस देश का तो कोई भी आदमी कहीं भी जाके नौकरी करे, रोजगार करे। तो मैं जो है, मैंने हाउस का जो ओपिनियन था उसके पक्ष में, मोशन के पक्ष में मैंने बात रखी, और वहाँ मैं फर्स्ट आ गया। एक सुप्रभात राय थे मारवाड़ी कॉलेज को थर्ड, एक खुशबू थी एसएन कॉलेज में कॉमर्स की, वो और ये कराया था यही अपने तिरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई किए हुए थे प्रमोद भाई, और उनकी जो शरीके हयात थी वो हिंदू कॉलेज की, वो पंजाब से आई। वहीं पर वो छुट्टी में आई हुई थी, वो भी वन ऑफ द जजेस किशन कालजई साहब जो थे वो संचालन कर रहे थे उसका, क्योंकि उसी जेआरएस कॉलेज में वो पोस्टेड थे। छुट्टी पर वो रहते थे, और वो संवेद और सब लोग। तो उसके बाद से जो है मिलने जुलने का सिलसिला भारतीय से शुरू हो गया, जो वहाँ के प्रिंसिपल। और मसूरी में वो ग्रो, सॉरी, मसूरी में एक एमपीजी कॉलेज में संस्कृत के वो प्रोफेसर थे। बाद में इन लोगों का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया 16 प्रिंसिपल का, और ये वापस मसूरी चले गए। तो ये बार बार जोर देते थे, अरे छोड़ो ये टीएमजी कॉलेज को, और अभी डीयू में इंग्लिश में इंट्रेंस शुरू हो गया है, इंग्लिश में दाखिले के लिए बीए इंग्लिश ऑनर्स, तो तुमको देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। हाँ, और संस्कृत में भी देना चाहिए। तो मैं असमंजस की स्थिति में था कि पिताजी से कहूँ कैसे, क्योंकि 2-3 साल मेरे ऐसे भी बर्बाद हो गए थे मेडिकल की तैयारी के चक्कर में। वो तो अनिच्छा बस। हर बिहारी जी का होता ही है। जी। मैं इतना मैंने उस ऑपरेशन थिएटर में जाने से घबराहट हो, और वो आदमी किस तरह का डॉक्टर बनता, लेकिन मैं उनसे कह नहीं सकता था, उनके सपनों का कत्ल होता फिर। तो मैं आया और झिझकते हुए पिताजी से कहा, तो उन्होंने, उनके एक मित्र और रिश्तेदार, पर देखो वो प्रिंसिपल साहब चाहे जितने भी विद्वान हो, तो अपने पिताजी को भी कोई कमतर है, तो वो सलाह दे रहे हैं कि तुमको इंग्लिश ऑनर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद जहाँ जाना हो जाना मास्टर्स के लिए। लेकिन अंग्रेजी छोड़ के कोई भी दुनिया का भला आदमी तुमको आज की तारीख में संस्कृत पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। पता नहीं कैसे वो इस तरह की सलाह दे रहे हैं, जबकि उनका ये था कि हमको तो रोजी रोटी और सम्मान यश वही संस्कृत दिला रही है, तो तुम जाओ। सेंट स्टीवेंस कॉलेज में नाम भी शॉर्टलिस्ट हो गया, मुझे बस आके यहाँ एक साक्षात्कार
लेकिन फाइनली पिताजी जो है वो ओरिजिनल मार्कशीट के लिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए पटना गए और वहां से उन्होंने कहा कि कोई नहीं, बनवा लिया। लेकिन जाते हुए एक बात बोल के वो चले गए कि सब लोग आगे बढ़ता है, तुम और पीछे होते चले जाओ। तो इस बात ने मुझे दुखी करके और मैंने यही तय किया कि ना, अब यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही जाना है। और दत्ता साहब भी, मैं भी अपनी भतीजी प्रीति दत्ता को कहा कि ये पता नहीं कैसे ये डिरेल हो गया है, कैसे डेविएट हो गया है, इतना अच्छा कर रहा था यहाँ, अब संस्कृत पढ़ने की बात कहाँ से आ गई। तो इस तरह से मैं दिल्ली आया तो आईएमसी जो है महज इत्तेफाक है। कई कमरे मैंने बदले यहाँ पर, और मकान मालकिन जो थी विजयनगर की शनि मंदिर के पास, वो बार बार वो पानी जो टंकी होती है वो बंद कर दे स्विच उन्हीं के पास। और आधा नहाया हुआ शरीर, अब कैसे आप नीचे जाएंगे कि भाई फिर इसे चला दीजिए आप। तो बड़ा ही परेशान वहाँ रहा। और पिताजी के एक मित्र थे बढ़िया थे, वो यहाँ रशियन स्टडीज में पीएचडी हो रही थी और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में वो कार्यरत थे, और उन्होंने आईएमसी की पढ़ाई कर रखी थी। तो एक अलमनाई मीट हो रही थी यहाँ पर आईएमसी कैंपस में, 2013 की बात। उन्होंने फोन किया कि चलो, और कुछ मेरे मित्र आएंगे पुराने, और वहाँ मन भी बहल जाएगा और गपशप हम लोग करेंगे और भोज भी है, चलो। तो यहीं पर आते हुए एक लाल बहादुर संस्कृत संस्थान जो कटवाड़िया सराय के आसपास, उस मोड़ पर उन्होंने कहा कि ऐसा करो ना कि आईएमसी का भी फॉर्म तुम डालो, कहीं अगर नहीं हुआ दाखिला तो यहाँ अगर हो गया तो ले लेना, साल भर की बात है, एक पीजी डिप्लोमा लेके रख लेना, कभी काम आ जाए। नौकरी उकरी में कहीं सहायता मिल जाए। हाँ, मतलब रख लो बस करके। हाँ। हाँ, तो उन्होंने अप्लाई करा दिया प्रिंट जर्नलिज्म के लिए, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के लिए। अब ये किशन कालजई साहब से मैंने मशवरा किया कि हिंदी में भरूं या इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए। उन्होंने सलाह दी कि इंग्लिश जर्नलिज्म, लेकिन वो मन का जो एक डर होता है कि पता नहीं क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, तो हिंदी जर्नलिज्म का भर दिया। और रेडियो टीवी में माध्यम की कोई बंदिश नहीं, तो उसमें तो जो कर रहे हैं, तो दोनों में हो गया संयोग से, और मैंने एडमिशन ले लिया रेडियो की पत्रकारिता वाले पाठ्यक्रम में। और वहाँ पर आनंद प्रधान साहब अमेरिका चले गए थे कुछ दिन के लिए, तो इसलिए हिंदी में इसलिए भी नहीं लिया, वो रहेंगे नहीं कोर्स डायरेक्टर, और पता नहीं फिर। तो इसी बीच में जो जेएनयू का रिजल्ट आया था उसमें लिंग्विस्टिक्स में हुआ था एमए के लिए, और फिर दोबारा बीएचयू में मैंने डाला था, वहां भी इंग्लिश के लिए हो गया। और इंग्लिश में जेएनयू में 3 अंक से छूट गया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने हिंदी में भी डाला था और इंग्लिश में भी, दोनों में हो गया। इंग्लिश में जनरल कैटेगरी में 15th रैंक आया। सेंट स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो वहाँ गया, और वेटिंग लिस्ट में शुरू में नाम आया, और वहाँ 2 स्टूडेंट जो है उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करा। वो लोग, उन लोगों का सेकेंड लिस्ट में जेएनयू में हुआ, वो लोग यहाँ आ गए। फिर जब मैं वहाँ गया तो ये आईएमसी के का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी पॉलिसी थी, वो फी वापस नहीं कर रहे थे कि मैं स्टूडेंट्स जाकर एमए में दाखिला लूँ। और मेरे मन में ये बात गहरे घर कर गई कि चूंकि एक बार संस्कृत में शॉर्ट लिस्टेड हो चुका था स्टूडेंट्स कॉलेज में, और जो प्रोफेसर साहब थे उनके एक भांजे भी वहाँ से पढ़ रहे थे, और वो भी अक्सर कहते थे कि मैं किरोड़ीमल में पढ़ा, मेरी वाइफ हिंदू में, तो मेरी आज भी इच्छा होती है कि काश में पढ़ पाता वहाँ। तो ये सारी बातों ने मेरे मन में ये डाला कि अगर एडमिशन लेना है तो एमए इंग्लिश में या तो जेएनयू में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहीं हो तो सेंट स्टूडेंट्स कॉलेज। अब ये विचित्र किस्म की जिद है, कोई मतलब नहीं है, सबकी पढ़ाई आर्ट्स फैकल्टी में होती है, एक साथ क्लासेस होती है। तो इस तरह से मैंने आईएमसी में 9 महीने गुजारे। और फिर अगले साल क्या हुआ, मतलब 14 में, ये तो 12-13 के इन्फ्लुएंस की बात मैंने बताई, पिताजी ने कहा कि इतनी जगह अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जेएनयू का करो। मैंने किया, और देखिए अजीबो गरीब वाकया मेरे साथ कि ना तो डीयू में हुआ ना तो जेएनयू। और इस दफे मैंने हिंदी में अप्लाई नहीं किया था, और बीएचयू भी मैंने नहीं किया। मैं तो अजीब, मतलब मेरे लिए वो बहुत ही अ, अजीब दौर था। और फिर इसी बीच में ये हुआ कि सजेस्ट किया किसी ने कि लेटरल एंट्री के जरिए कॉरेस्पॉन्डेंस से आप जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में सब लोग करते हैं अप्लाई, वहाँ कर दीजिए,
और वहां से मास्टर्स में जब आप दाखिला ले लेंगे तो नेट की परीक्षा आप दे पाएंगे। उस संयोग से मेरा नेट जो है दिसंबर में हो गया। और इस बीच में एक कोर्स ऑफर कर रही थी जो इंग्लिश की हेड थी कैरन गैब्रियल तब से, तो वो मुझे बहुत मानने लगी थी कि ये जो बच्चा है ये सफर किया, ये ले सका। तो वो उसको कहते थे सेंटर फॉर क्या था, सेंटर फॉर जेंडर कल्चर एंड सोशल प्रोसेसेस। तो कुछ इसी तरह का नाम था। तो वो उसमें मुझे उन्होंने दाखिला दिया। तो एक तरह से पूर्णकालिक कोर्स तो नहीं, लेकिन अंशकालिक में सेंट स्टूडेंट्स कॉलेज में भी कुछ वक्त गुजारने का अवसर मिला। वहीं पर नटवर सिंह की तब आत्मकथा आई कि वन लाइफ इज नॉट इनफ, और वो ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं। वो तो आज़ादी के पहले वहाँ के अलमनस रह चुके थे उस कॉलेज के, तो सारा कल्चर उन्होंने जी रखा था। तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि मतलब तो एक शख्स जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हो, वो ऐसे ही अकेले चले आ रहे हैं। और उनके स्टाफ को लेकर मैं गया, उन्हीं की किताब पर एक डिस्कशन हो रहा था, और देखा कि किसी को कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, सब लोग अपना क्लास ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। यही बिहार का कोई स्टाफ रूम होता तो भगदड़ मच चुकी होती, अफरा तफरी। नेटवर्क से एग्जाम आए हैं और हाँ तो हाँ। तो ये जो सहजता मैंने देखी तो और भी दंग रहा मैं। तो इस तरह से फिर अगले साल 15 में मुझे ये था कि एंट्रेंस देना है और इन इंग्लिश करना ही करना है। मैंने बीएचयू कर दिया, वहां भी हुआ। फिर मैंने ड्यू का इस बार हिंदी में भी डाला, हिंदी में भी हुआ, इंग्लिश में भी हुआ। मैंने हंसराज कॉलेज जाकर एडमिशन, अच्छा सेंट स्टूडेंट्स कॉलेज ने एक पॉलिसी बदल दी उस साल। मतलब मेरी कहले मतलब किस्मत नहीं मानने के बावजूद इसको क्या कहेंगे, एक अजीबोगरीब संयोग, दुर्योग, कि 70% से ज्यादा मार्क्स अगर ग्रेजुएशन में यहाँ से बाहर की यूनिवर्सिटी के बच्चे को नहीं है, तो इंट्रेंस में चाहे जैसा भी अच्छा रैंक हो डी यू के इंट्रेंस में, उसको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। ये बात 2013 में नहीं थी, जिस बार मुझे मौके मिल रहे थे। तो यही है कि जब आप इनडिसाइसिव स्टेट में होते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है आपको पहले से, सब कुछ आपके लिए नया नया ही है इस दिल्ली में, कई बार आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं, सही विषय का चयन नहीं कर पाते हैं, सही संस्थान का चयन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे जीवन के सबसे अफसोसनाक वाकये में एक यह भी है कि मैं सेंट स्टूडेंट्स कॉलेज में बाकायदा पूर्णकालिक कोर्स में मैं दाखिला नहीं ले पाया। तो हंसराज कॉलेज से मैं एडमिशन एम इंग्लिश के बाद एक और इत्तेफाक जुड़ता है कि जो जेएनयू का सेंटर फॉर मीडिया स्टडी जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में है, वो सिर्फ पीएचडी का कोर्स अब तक ऑफर कर रहा था 2-3 बैच से। उसने पहली दफे 2015 में एमफिल का कोर्स इंट्रोड्यूस किया। और मेरे सीनियर है अविनाश चंचल, अविनाश भाई ने कहा कि देखिए मैं भी भरूंगा और आपको भी भर देना चाहिए। तो उन्होंने जिद करके 4-5 बार फोन करके हर दूसरे तीसरे दिन में कि आपने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई कर दिया था। और उस पर नोएडा में काम कर रहे बहुत सारे एडिटर्स, सब एडिटर्स ने भी अप्लाई किया, उसमें नहीं हुआ अधिकांश का। 1-2 आईएमसी में एकेडमिक एसोसिएट थी, उनका हुआ, इंटरव्यू में फिर नहीं हो पाया। तो मेरा संयोग से उसमें एमफिल में रिटर्न मैंने क्वालिफाई कर लिया। अब ये कि भाई उसका इंटरव्यू देना है। उसी साल एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी उर्दू होता है, उर्दू में मैंने टॉप किया यहाँ जेएनयू में, और बाद में छोड़ दिया उस कोर्स को। तो हंसराज कॉलेज से एडमिशन को कैंसिल कराकर एमए को मैं यहाँ एमफिल पीएचडी के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आ गया। दोस्तों ने कहा कि एक एमए की डिग्री है ही, तो दोबारा अंग्रेजी में कभी कर लेना, शौक किया, साल बच जाएगा तुम्हारा, एमफिल हो जाएगा 2 साल, और नेट है ही, पढ़ाने का मौका मिल जाएगा। मैं बड़ा उस समय ये सब रहता था कि मैं पढ़ाऊंगा और कोर्स वर्क खत्म होने के साथ ही एलिजिबल तो हूँ ही, और मौके मिलेंगे तो अच्छा शिक्षक बनूंगा, चाव से पढ़ाऊंगा और दिलचस्पी लेके। धीरे धीरे ये सारी बातें भी जेएनयू जिस में आप जयंत किस डिपार्टमेंट में गए उसके बारे में बताइए। तरह सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज जेएनयू में। जी जी जी। तो अच्छा। एमफिल वहां से पूरा हुआ और फिर पीएचडी में आ गया। और इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी में आपका है वहाँ जेएनयू जी में। जी जी, अभी आप पीएचडी में हैं और ये आपका मतलब आखिरी साल है मेरा, आखिरी साल। आखिरी जी साल।
और वहीं से मिथिलेश वगैरह भी किए, हमारे सीनियर रहे हैं। मिथिलेश दा मेरे सीनियर हाँ। रहे और बहुत संवेदनशील इंसान हैं, और उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी पढ़ाया था, और तो उनका अपना तजुर्बा है कि बहुत पावर डम है एकेडमिया में, और अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वहां से उनको निराशा हुई कि हम्म, मतलब कैसे कैसे हो जा रहा है सब कुछ। तो फिर वो अब क्रिएटिव राइटिंग वगैरह में चले गए, हाँ स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह की बिल्कुल दुनिया बिल्कुल। में मुंबई रहने लगे। जेएनयू में जो गए, ये आप जिस तरह से बताएं ये तो बहुत ही मतलब नेचुरल है, मतलब कि बस जी जी। एक पानी का बहाव है, बहते बहते पहुंच गए, लक्ष्य मिल गया। जब मैं आपसे बात करने की सोच रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, बहुत लोग जेएनयू में जाते हैं कि भाई अच्छे वक्ता हैं, आप बचपन से आप डिबेट में रहे हैं, वहां भी आपको प्राइज मिला, तो एक होता है कि अच्छे वक्ता हैं और मुझे पॉलिटिक्स वगैरह में भी कैरियर बनाना है, तो अगर जेएनयू का मंच मुझे मिल गया और वहां से बोलने के लिए मौका मिला, या वहां उस कैंपस का आबो हवा ऐसा कि एक बार हवा लग गई तो फिर मेरे अंदर की जो नेतृत्व क्षमता है वो जाग जाएगी। तो ऐसा कुछ विचार था क्या आप पीएचडी में, आप जब जेएनयू की तरफ आए थे तो? नहीं, मैंने कहा ना आपको कि मेरा मन था कि मैं भागलपुर में बस जाऊं, वहीं पीएचडी कर लूं। और दिल्ली जब आया तो ये था कि क्योंकि मुझे जयंत मेरे दिमाग में बार बार आपका वो प्रेसिडेंशियल वाला भाषण है ना, वो केंद्र बन जाता है। तो वो तो वो उसको मैं कोरिलेट करता हूँ कि कहीं वो वहां तक पहुंचने में कोई कड़ी तो नहीं थी, मतलब ये सब चीज। जी। नहीं, अगर मैं आईएमसी का फॉर्म मैंने नहीं डाला होता हम्म, तो मैं चुपचाप जाके सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कर लेता, या वहाँ वेटिंग लिस्ट में जब नाम था तो मैंने हिंदू में लिया होता, जी। और फिर जब वहाँ कंफर्म होता तो मैं वहाँ जाके ट्रांसफर करा लेता अपना। हम्म, और सपाट सा एक एक सफर जो है वो होना चाहिए। मेरा था कि मुझे, क्योंकि यूपीएससी नहीं देना है, ये दत्ता साहब ने बार बार बोल के कि नहीं, मतलब यू कैन बी ए वेरी गुड टीचर, हाँ मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी टीचिंग में तुम जाओ। और जो हाई स्कूल के टीचर का मैंने जिक्र किया, वो कहते थे कि मैंने तो पीएचडी नहीं की, मैं नहीं कर पाया। मेरी आज भी वो कहते हैं कि मेरी गुरु दक्षिणा मैं तुमसे तब दूंगा जब तुम मेरे हाथ में अपनी पीएचडी थीसिस लाकर मेरी हथेली पर रख दोगे, वही मेरी दक्षिणा होगी, और बगैर उसको लिए हुए मैं रुखसत नहीं करने वाला। इस जो कोरोना में मेरे भी अक्सर वो मजाक जो करते थे। मेरे देखने वाले दर्शक हैं, जी वो देखिए कि पीएचडी का कितना महत्व होता है। मतलब हमारे युवा लोग जागरूक नहीं है, पीएचडी को हल्के में ले, उनके लिए डॉक्टर, इंजीनियर और उसके बाद आईएएस आईपीएस बस किस्सा खत्म। उसके अलावा वो किसी पोस्ट को पहचानते नहीं। एक शिक्षक का कितना महत्व है, और शिक्षक जब एक अच्छा वक्ता भी हो तो थोड़ा सा जैन तब हाँ, तो वहाँ भागलपुर में ना, जो आप सियासत की बात कर रहे हैं कि इस तरह से कैसे, तो वहाँ मैं छात्र राजद का यूनिवर्सिटी का संगठन सचिव था। अच्छा। मैं उस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहता था, मैं जाता था धरने, जुलूस, प्रदर्शन, हम्म, कोई वहाँ पर रिजर्वेशन काउंटर खुले तो इसके लिए जो तत्कालीन अध्यक्ष थे आजाद भाई, तो वो कहते थे कि नहीं, संचालन जयंत करेंगे। और पता नहीं क्या उनको ऐसा लगता था, मैं तो बड़ा, ग्रेजुएशन में तो बच्चा होता है आदमी, और हाँ। ये सब पीएचडी के कोई डबल एमए कर रहे हैं, कोई गार्डियन थॉट में है, कोई पॉलिटिकल साइंस से करके आए हुए हैं। जेएनयू में बहुत लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ मतलब इन कारणों से वहां टिके हुए हैं, किसी न किसी डिपार्टमेंट। आप तो बेहतर जानते हैं मुझसे मतलब। तो नहीं, ये मैं भागलपुर की बात कर रहा हूँ कि वो लोग, उन लोगों ने मुझे बहुत प्रमोट किया, और इसलिए मैं आज भी, कोई मुझे ढंग का लड़का लड़की कोई भी मिलता है जिसमें मैं वो स्पार्क देखता हूँ, तो मैं बहुत खुश होता हूँ और उसको बोलता हूँ ये भी तुम पढ़ दो, ये थोड़ा ये भी पलट दो। और हाँ, ये है कि मेरे अंदर मेडियोक्रिटी को लेकर बहुत पेशेंस नहीं है। मतलब अगर बहुत चलता हूँ फिरता हूँ और कोई बहुत हड़बड़ी में हो, कि मतलब जैसे कुछ कर लेना है, किसी के ऊपर से छलांग लगा के कहीं पहुंच जाना है, और इसमें अगर मैं उसूल, या उसूल से भी ज्यादा मैं कहूँ कि मतलब क्वालिटी के प्रति एक, अगर नहीं है आग्रह, तो मुझे लगता है कि बहुत आगे नहीं जा पाएगा, वो बीच में दम तोड़ देगा, या फिर खुद ही नैराश्य के भाव में जीने लगेगा, मोह भंग हो जाएगा इसका। लेकिन जब आप ग्राउंडेड रहते हैं तो फिर आपके साथ ये परेशानी नहीं आती। तो वहाँ जो है भागलपुर के दिनों से जब जेएनयू आया तो यहाँ पर कुछ उस तरह का सोशलिस्ट फॉर्मेशन नहीं देखने को मिला। आनंद कुमार साहब वगैरह थे तो उनका एक जमाना था, किशन पटनायक के दिनों में उनका समाजवादी योगदान सभा, या ये सब जो है, ये योगेंद्र जी वगैरह भी जब चले गए तो कुछ सिर्फ लेफ्ट हमें यहाँ दिखाई पड़ता था। लेफ्ट के कई धड़े, कुछ जो है वो नॉन इलेक्टोरल फॉर्म में चल रहे थे ऑर्गेनाइजेशंस, और जो चार पांच मोटा मोटी होते थे
वो सबका अपना इंटरनल डिबेट आपस में होते रहता था, अलग अलग चुनाव लड़ते थे। तो मेरी स्मृति में ये था कि यहाँ के पॉलिटिक्स में इंटरवेन करना है और संगठन का अपना महत्व होता है। तो अकेले मैं कितना भी बोलूँ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के प्रसार में, जो कि मैं लिखता रहता था और हमेशा से, जब से खास करके ये प्लेटफॉर्म वगैरह आए, नए नए माध्यम, तो मैंने देखा कि बचपन में मैं देखता था कि हमारे यहाँ जनता दल और सीपीआई का अलायंस हुआ करता था, और विधानसभा के चुनाव में चक्र छाप, और लोकसभा के चुनाव में हंसिया गेहूं वाली छाप, और इसके प्रचार में वो कम्युनिस्ट लीडर्स भी आते थे, लालू जी भी आते थे। तो हमें लगा कि नहीं, इसको जिसके साथ गठबंधन रहा है, तो जो एआईएसएफ है उसको मैंने ज्वाइन किया। दूसरा प्रोफेसर एस एन मालाकार थे, उनसे एक पुराना परिचय, और पिताजी ने कहीं से ढूंढ के निकाला, तो इस तरह से मैं जुड़ गया। फिर वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, फिर उसमें सेक्रेटरी भी रहा, जो यहाँ का एक तरह से डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और उसका जो टॉप पोस्ट है, तो उसके बाद फिर वहाँ भी कुछ कारणों से मोह भंग हुआ, और फिर ये छात्र राजद के प्रत्याशी के रूप में मैंने अपना पर्चा दाखिल पे किया। हम जयंत आएंगे, पहले आप ये बताइए कि आपका पीएचडी का टॉपिक क्या है? Rhetoric and its publics, some aspects and reception in India, circa 1967 to 2017. जी, थोड़ा सा समझाएंगे इसे कि अच्छे से थोड़ा समझ में। एक तरह से एक तो पॉलिटिकल रेटरिक पर काम है, और रेटरिक जो है उसका रिसेप्शन किस तरह से हो रहा है, और उस पॉलिटिकल रेटरिक के जरिए ऑडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से। जैसे स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा काम हुआ है, एरिस्टोटल से लेकर अब तक, अब तो डिजिटल रेटरिक और बहुत तरह की बातें होती है। क्लासिकल लिटरेचर वगैरह में भी जो आनंदवर्धन पद्मजा लोग है, वहाँ से भी आप एक सिद्धांत की डिराइव कर सकते हैं, और उसका भी अपना असर पोएट्री में होता है। लोग अलग अलग तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच और बाकी चीज़ों की इस्तेमाल करते हैं उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए। आफ्टर रेटरिक जो है वो परसुएशन का ही एक आर्ट है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ऑडियंस की भी अपनी कोई एजेंसी है, श्रोता की अपनी कोई स्वायत्तता है जिसको वो एंजॉय कर रहा होता है। सुनने की प्रक्रिया के दौरान श्रोता बनता है, या पहले से कोई एक नियत श्रोता है किसी वक्ता का? क्या कोई वक्ता जिसने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्चर की है, बनाई है, कॉन्स्टिट्यूट की है बेसिकली, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हमेशा उसके साथ रहेगी? वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन कर रहे हैं ऑडियंस मेकिंग को? क्या सिर्फ स्पीच, या फिर उस ऑरेटर का सेल्फ भी है, उस ऑरेटर का पूरी पर्सनालिटी भी बोल रही है, उसके कामकाज है, उसका एक टोटलिटी में उसका कैरेक्टर, उसका क्रेडेंशियल। तो ये एक तरह से 1967 के पीरियड से हमने तीन सेट ऑफ रेटरिक को चुना है, तीन पर्सनालिटी जो गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, तीन पर्सनालिटी जो अपोजिशन का हिस्सा रही है, और तीन जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं। और उनका चाहे ओरल कंपोजिशन हो, मतलब जो उनका बोला हुआ है पार्लियामेंट में या पब्लिक स्पीचेस के रूप में, या फिर रिटन कंपोजिशन हो, उनके आर्टिकल्स हो, बुक्स, इस तरह से। तो परसाई भी उनमें से एक है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, विपिन चंद्रा साहब, मलखानी। कंपोजिशन में जो तीन सेट ऑफ रेटरिक मैंने आपको बताया कि तीन गवर्नमेंट का हिस्सा, तीन अपोजिशन का, और तीन पब्लिक। तो गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी, वंदे और नरेंद्र मोदी। अपोजिशन में डॉक्टर लोहिया है, सीपीआई से जो राज्यसभा के लंबे समय तक मेंबर हैं भूपेश गुप्ता साहब, और फिर लालू प्रसाद। तो कुल ये 9 पर्सनैलिटीज हैं जिनके रेटरिक के इर्द गिर्द किस तरह का ऑडियंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, इसकी एक पड़ताल की कोशिश। और राकेश भट्टरायल साहब जो एक रिच रेटरिकल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया है, उस पर वो एक दखल रखते हैं, उस पर काम करते रहे, क्योंकि काम जो मॉडर्न स्पीचेस का कंपाइलेशन है, जो एक बहुत श्रमसाध्य काम है। विवेकानंद से लेकर टिल डेट जितने प्रोमिनेंट ऑरेटर्स रहे हैं भारत के
उन सब के रिप्रेजेंटेटिव स्पीचेस का एक डब्बा लेते हैं। तो उसको पढ़ते हुए मुझे ये लगा कि इस काम को शायद मैं दिलचस्पी से कर पाऊँ, तो इसलिए उसका चयन। ज्यादातर तो मुझे लगता है कि सेकेंडरी डाटा और लिटरेचर जी जी रिव्यू है जी ना। जी जी, और कुछ इंटरव्यूज वगैरह। कोशिश ये है कि जो एक सीताराम सिंह जी थे, गांधी आश्रम चलाते थे हाजीपुर में, उनसे 18 में मिला था एमफिल के बाद पीएचडी की शुरुआत। अब वो नहीं रहे। सच्चिदानंद जी है जो मुजफ्फरपुर में, अब बुजुर्ग हो चले हैं, तो उनसे मिलने का मन है। कुछ एडिटर्स जो पुराने हैं, जिन्होंने इन लोगों को देख रखा है कि पोएट्री से जो एक्सपोज है, कुछ एकेडमी, कुछ पब्लिक इंफ्लुएंस। रात के 12 बजने वाले हैं, मतलब 10 मिनट बचा हुआ है, लेकिन आपसे बातचीत में जो गर्माहट है वो रात का असर ही नहीं दिख रहा है। अभी भी मैं लग रहा है कि दिन में बैठा हूँ। अब ये बताइए कि एक तो आप इतने गंभीर विषय पे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े शख्सियत हैं जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री भी है, तो इतना गंभीर विषय पे काम करना, तो जाहिर सी बात है आपको ट्रिमेंडस ऑफ डाटा से सामना करना पड़ रहा होगा। इसके बीच भी आप इतना सक्रिय भूमिका राजनीति में, वहां के छात्र राजनीति में, ये कैसे संभव हो पाया? टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते नहीं, थे? इस मामले में तो मैं बहुत दुर्बल आदमी हूँ, और समय का समुचित प्रबंधन नहीं हो पाता है। और इसके 2018 इस साल बहुत उथल पुथल भरा रहा, इमोशन के लेवल पर भी और पॉलिटिकल डिसीजन के मामले में भी। तो एक तो 18 इसी में गया, इस साल चुनाव, फिर 19 लोकसभा चुनाव आ गया, और फिर कैंपस की एक्टिविटीज लगातार, और फिर 20 की फरवरी तक, जब तक मैं हूँ रहा कैंपस में, तो बीच के कुछ दिन जो थे, वो जब सिनॉप्सिस वगैरह पर काम करना था, तो थोड़ा सा अपने आप को अलग करके और एकाग्रचित करके ये, और फिर 20 का विधानसभा चुनाव आ गया और लॉकडाउन हो गया और कैंपस बंद ही था, तो उसमें सक्रियता, और फिर एक किताब पर लंबे समय से काम कर रहा था लालू जी पर, तो वो 7 साल का वो, तो हालांकि मैं और उस पर काम करना चाहता था, लेकिन खैर, तो वो एक आरंभिक काम है, तो जैनेंद्र भाई थे, सुनील भाई थे, सबका था शोर, अभिषेक का थे कि जल्दी से इसको कर लिया जाए। तो इस तरह से मेरे 3 साल गुजर गए। ये आखिरी लगभग वक्त चल रहा है, तो इस बार मैंने तय किया कि नहीं, अब जो है, खास करके जुलाई जब आ गया, कि नहीं, अब कुछ दिन के लिए अपने आप को थोड़ा सा अलग करना है, और मैंने फिर सोशल मीडिया वगैरह ये सब बंद किया, और जो आरएसी होता है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी मीटिंग, उसमें यही की जो इलेक्ट्रिक को समझती हैं बेहतर, और जिनका मशवरा भी था, और उन्होंने अपना भी तजुर्बा बताया कि आफ्टर ऑल जो है, ये पीएचडी की जर्नी, ये बहुत आइसोलेटेड जर्नी है, इसमें इतना आपको ही होता है, तो आप खुद के साथ कितने सहज रह पाते हैं। कई बार बहुत अकेलापन आपको महसूस होगा, और बहुत आप लो भी फील करते हैं। कई बार लगता है कि पता नहीं, मुझे अक्सर लगता है कि पता नहीं मैं ये 5 चैप्टर लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, और वो बिलो एवरेज नहीं हो, फ्रिवोलस नहीं हो कुछ, तो कम से कम एक स्टैंडर्ड रहे, मतलब बाद में किताब जब आप लिखेंगे, तो फिर उसको और बेहतर कर सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो एक अपेक्षा रहती है कि आप बहुत सब स्टैंडर्ड काम नहीं करें, तो ये एक आशंका बनी हुई रहती है, और वो एक तरह से दत्ता साहब कहते थे कि फियर इज गुड फॉर एकेडमिक हेल्थ, तो अकादमिक सेहत के लिए डर भी थोड़ा सा जरूरी है, तो नहीं, इस अच्छा है। मामले में मैं जैसा जानता हूँ कि जेएनयू लिबरल है, आप 150 से 200 में भी पीएचडी लिखते हैं, पेज का एक क्वालिटी होती है, तो वो अप्रूव हो जाती है। कई जी यूनिवर्सिटी में तो जी, 300-400 पेज जब तक आपके नहीं होते हैं, पेज ज्यादा मैटर करता है, कंटेंट कम करता है। हाँ, तो तो अब वही, हाँ, जी जेएनयू जी। में तो 150 पेज, 90 पेज में भी पीएचडी अवार्ड हुई है, तो ये हाँ, बस ये है अब कि थोड़ा सा मेरे, अब ये भी है कि गाइड मेरे इतने अच्छे स्कॉलर हैं, तो उनकी डिग्निटी का भी लगता है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो इस मतलब थोड़ा अच्छे से काम करूँ, तो इसलिए भी कि
ये निर्णय है कि इसको निपटा कर ही फिर कुछ और। अब आपके उस प्रेसिडेंशियल डिबेट और वो भाषण पे मैं आता हूँ, जिसमें मेरी भी पर्सनल थोड़ी जिज्ञासा है, बाकी दर्शकों की भी जरूर होगी। जिस तेज के साथ और जिस फ्लो के साथ पूरा बात है, इवन कहीं नहीं लगा कि आप एक भी शब्द मिस किए हो या लड़खड़ाए हो, तो उसकी तैयारी आप करके आए थे या पहले से जो आपके दिमाग में था वो चीजें निकलती गई, कैसे वो सब हुआ? मतलब पहले से कुछ तैयारी थी उसकी? नहीं, उसमें ये है कि एक तो मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में लिख कर, अब इसको कमजोरी आप कह सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाता। और दूसरा, चुनाव के वक्त बहुत कम कैडर भी थे, तो गिने चुने साथी थे, तो मुश्किल 8-10 की संख्या में होंगे उस वक्त तक। बाद में डिबेट के बाद कुछ और साथी जुड़े, और फिर उस दौरान ये हुआ कि हम 3-4 मित्र जो है, एक हमारे मित्र आए थे, अरेबिक में थे, और उन्होंने कहा कि हम लोग खाना खा के आते हैं। तो थोड़ा सा वो जब सारा प्रचार करके और ये हुआ कि अब मेरी कोशिश थी कि मैक्सिमम लोगों से मिल लें, मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट करें, और ये जो भाषण वाला हिस्सा है ये तो कर लेंगे। इसको लेकर बहुत प्रेशर में नहीं थे, लेकिन फिर एक कोमल जेवी सिंह हैं, उन्होंने निवेदिता मैडम के साथ काम किया, उनका मैसेज आया कि नहीं नहीं, सबको उम्मीद है, आप अच्छे से बोलना। एक रात पहले मेरे गाइड ने मतलब राकेश बरदयाल साहब ने मैसेज किया कि अच्छे से नींद ले लेना, सोना। और देखिए ये कैसा संबंध है छात्र और शिक्षक का, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब लोग कहते हैं कि गाइड के साथ आपका बड़ा ब्यूरोक्रेटिक एक तरह का रिलेशन डेवलप कर जाता है, बहुत मैकेनिकल हो जाता है कई बार, बहुत लोगों का बहुत मधुर संबंध नहीं रह पाता है। लेकिन मेरे गाइड बहुत कंपैशन से, एक एक ह्यूमन कंपैशन से, मानवीय करुणा और संवेदना से भरे हुए इंसान हैं। और जितना जेएनयू ने उन्हें एक इंसान के रूप में बनाया, जेएनयू या उसके पहले के वक्त में भी, जेवीएस वगैरह में रांची में जब थे वो, और जो मैम है वो भी, तो दोनों की शुभकामनाएं मेरे साथ रही। और जो मित्र थे वो सब तो थे ही बहुत तन्मयता से लगे हुए, और इन सब का भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमारे 3-4 मित्र जो हैं, जो मैंने सोचा था कि इन मित्रों को के साथ बैठकर और थोड़ा सा देख लेंगे, सबको यही था कि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे और बहुत इत्मीनान से, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उतने कम समय में आप बोल पाएंगे कि नहीं, बहुत उत्तेजना होती नहीं है। तो जो मेरा कमरा था कावेरी का, उसमें ये हुआ कि अब जो जूनियर है, रूममेट है, तो जिनके साथ आप नहीं होते कंफर्टेबल, कंफर्टेबल से ज्यादा कि मतलब आप पहले से ही आप थोड़े भाषण बोलेंगे, लेकिन दोस्तों का ये था कि नहीं, एक बार बोल के आप देख लो कि आप उतने वक्त में बोल पाते। अब ये हुआ कि जो जिन, तो फिर वो हमारे वो रूममेट आ गए, फिर मैं पेरियार चला गया, पेरियार में मित्र के कमरे में ये सब हुआ। और फिर वहाँ जैसे ही कहते थे कि नहीं आप बोल के आप कहिए, तो मुझसे होता ही नहीं कि भाई मैं कैसे क्या बोलूं भाई। और वो होता था 18 मिनट का, 17 मिनट का। मैंने एक आध बार जब उन लोगों ने कोशिश की कि भाई आप हमें बताइए, तब तो ये हुआ कि भाई छोड़ दो, अब जो उस समय समझ में आएगा तो वो बोला जाएगा। हाँ, कुछ सवाल वगैरह को लेकर ये था, और ये तो मैंने कहा कि भाई ये कुछ सवाल हो सकते हैं, ये भी अगर आप पूछ लें, और कुछ टेक्स्ट वगैरह जो अवेलेबल उनके पास भी था, हमारे पास भी, तो वो सब लेकर कुछ डेटा वगैरह, जो यहाँ का एक ट्रेडिशन रहा है पुराने ज़माने का, कि आप रेफरेंस के साथ बात करते, तो उस डिबेट में ये सब कुछ पहले इतना ही हुआ कि ये सब टेक्स्ट जो है ये हमारे साथ रहेंगे, और इस पर हम जब कोई सवाल करेगा तो हम भी ये कॉन्ट्रिब्यूशन जो होता है वो करेंगे, और कोई भी ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो फैक्चुअली करें, और सिर्फ परसेप्शन के आधार पर जो एक लोग कई बार कहते हैं, जो एक डेमागॉग और एक स्टेट्समैन में डिफरेंस होना चाहिए। तो वो एक स्टेट्समैन की स्पिरिट स्टूडेंट एक्टिविस्ट में भी तो हो ही सकती है,
और हमारे यहाँ तो मतलब 27-25 साल, 27 साल की आयु में 31 साल में तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। तो मोहन सिंह वगैरह सब होते थे समाजवादी धड़े के, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव वगैरह में ले लिए जाते थे अपने जमाने में। तो ये तो एज तो महत्वपूर्ण नहीं है कि आप बोल कहाँ रहे हैं, कहाँ से। तो उसको, और यहाँ पर निगाह लगी हुई रहती है लोगों की। तो मेरी कोशिश यही थी कि बहुत तरीके से डेमोनाइज किया जाऊंगा। लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि अवसरवादी वगैरह। भाई ये लोग जो किसको भी नहीं जानते, उनको तो भाई, अगर मैं अवसरवादी होता तो मैंने ऐसा ज्वाइन किया होता जिसके पास अच्छा खासा कैडर है, जीत सुनिश्चित। हाँ जीत सुनिश्चित है। तो ये तो था ही नहीं लेकिन हमारे। जयंत, मैं एक फिल्म आपको याद दिलाऊंगा, बाजीगर एक फिल्म थी, उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग होता है कि जो हार कर जीतता है वही बाजीगर होता है। भले ही आप ना जीतो, लेकिन जी लोग आपको आज भी याद रखे हुए हैं, आपके जहन, लोगों के जहन में आप बसे हुए हैं। और ये बड़ी बात है, आप कैंपस से निकलेंगे तो आपको पहले से एक फेस बने हुए हैं, पहले से लोग की एक एक्सपेक्टेशन है आपसे कि भाई एक देश के लिए एक लीडर तैयार है वहां पे। तो ये बड़ी बात है। और उसी समय मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उस दिन तेजस्वी जी आए थे, नॉमिनेशन रिसोर्स था उसको, एक यूथ के साथ इंटरेक्शन का उनका प्रोग्राम था, यू जेएनयू जामिया सारी, तो मनोज जी भी थे इसमें आए। तो और भी कई लोग थे, प्रवीण जी थे, मणिंद्रनाथ ठाकुर साहब थे, और यहाँ गजाला जमील वगैरह। तो वो एक अच्छा प्रोग्राम था। तो उसमें ये हुआ कि वहीं कैंडिडेचर वगैरह का अनाउंसमेंट हुआ, तो एक ये दबाव जरूर था कि लीडर ने आकर यह घोषणा की है, तो हमारे लीडर का जो प्रेस्टीज है, मतलब उससे तो नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन कम से कम ऐसा परफॉर्मेंस नहीं हो कि मतलब वोट के लाले पड़ जाए। और ये बात बता दी गई थी मुझे कि मतलब आप इस बात को लेकर दबाव में नहीं रहेंगे। वहाँ एक आइडियोलॉजिकल डिबेट होगा, और उसमें अपनी बात रखनी है, अपनी विचारधारा की तर्जुमानी करनी है, और जो काम काज हम लोगों के रहे हैं, जो उज्जवल पक्ष है, उस पर बात बहुत बिना अपोलोजेटिक रहे हुए करनी। और कहीं पर कोई हमसे गलती हुई है तो उसको कन्फेस करने में कोई ये नहीं है। जब लंबी जर्नी होती है पॉलिटिक्स की, तो उसमें कुछ मिसकैलकुलेशन भी होते हैं, गलत फैसले भी होते हैं, तो उसको स्वीकार करने में कोई ये बात है। तो संजय यादव जी आए हुए थे, तो एक बात उन्होंने बहुत मार्केबल कही कि मतलब बस ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी बात ऑडियंस तक जाए, मतलब इतनी शालीनता से और इतने जो है शाइस्ता लहजे में भी बात ना रखिएगा कि लोगों को लगे ही नहीं कि मतलब जहाँ। तो ये सब भी उसमें एक फैक्टर साबित होती है। जब लीडरशिप आप पर ट्रस्ट करती है तो वो कॉन्फिडेंस आता है। आपने खुद जैन सोचा था कि आप जब बोलेंगे मन से, उसके बाद चीजें इस तरह से तेजी से बदलेगी और रातों रात आप वायरल हो जाएंगे? आपने कहीं से भी ये सोच रखा था? नहीं, ये तो देखिए मैंने जेएनयू में कई चुनाव देखे, और इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, रात रात भर किया है। तो सुबह में डिबेट खत्म हुआ, और उसके बाद अपने कॉमरेड के साथ अलग अलग हॉस्टल्स में जाके, और वो जो मैनिफेस्टो का एक हिस्सा होता है, मतलब कि आप क्या करेंगे यूनियन मत पर, वो सब किया है। और आप कहने बदकिस्मती से कि मेरे समय में वो ड्राफ्ट नहीं कर सका मैं, कि अब कम कैडर होते थे। दुष्यंत को मैं याद करना चाहता हूँ, छोटे भाई जैसा है, इसने बड़ी मदद की, ऊर्जा ने, और कंचन, लता, और बहुत सारे मित्र जो लड़की दो ही थी उस वक्त तक, तो ये ऊर्जा के गर्ल्स हॉस्टल में ले जाती थी। मैं एक नाम लेने के लिए, जिसमें किताब में जिक्र है सबका, चैप्टर ही है जो लालटेन की व्यवस्था, तो उसमें कोई ऐसे हमारे मित्र नहीं है जिनका जिक्र मैंने न किया हो। तो उसमें ये जरूर था कि या आप कहें कि मेरी उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं था। हम लोगों ने ये कहा था, और हमारे विरोधियों ने भी कहा था कि कम से कम 700-800 वोट तो वो लाएंगे। और लोगों को ये था कि मतलब चूंकि हमारा 4-5 साल यहाँ बिताया हुआ समय था, और लगभग हर प्रोटेस्ट में, हर स्ट्राइक में,
एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को ब्लॉक करने में सब चुका है। तो एक तो ये, दूसरा कि बहुत अनावश्यक किसी विवाद में मैं नहीं जाता था, और कोई बिलो द बेल्ट बातें नहीं करना, और एक एक जो जेएनयू का स्पिरिट है उसके हिसाब से डायलॉग भी करना। अलग अलग संगठनों के साथियों के साथ मेरे संबंध अच्छे रहे, तो ये सब भी एक एक जो कैंपस में था, तो वो लोग कहते थे कि कम से कम 700-800 वोट। तो जब ये कहा गया, संजय भाई ने मजाक में कहा कि 100 वोट आ जाएंगे तो हम लोग उसको जीत समझेंगे। मैंने क्या बात करते हैं ये तो और सब लोग कह रहे हैं कि 700-800। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर जितना आ जाए उतना बेहतर है ना। हमारे लिए प्राथमिक तो ये है कि अ, हमारी बात अच्छे से आप अपनी बात अच्छे से रखें, और पार्टी की तरफ से कोई दबाव नहीं, जो यहाँ का ट्रेडिशन है उसके हिसाब से चलो। वो कोई उसमें जज नहीं किया जाएगा कि आपने क्या कह दिया या क्या बोला। जेएनयू के स्पिरिट के साथ हर हर जगह का अपना एक इकोसिस्टम होता है, तो उस हिसाब से तो वायरल वगैरह में तो मेरा आज भी यकीन नहीं है। मैं समझता हूँ कि समझदारी 1-2 दिन में तो शेप नहीं होती है, और आप उठते हैं, गिरते हैं, कई बार आपसे गलत फैसले भी होते हैं, कई बार आपसे गलत बयान भी आपकी तरफ से चले जाते हैं। लेकिन राजनीति कुल मिला के, छात्र राजनीति जो है वो तो गलतियों को करने का एक तरह से, और फिर उसको ठीक करने का एक एक लैब है, नर्सरी ही है, लैब ही है। लैब है, जी राजनीति का जी। लैब। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ 1.5-2 घंटे लेट से वो डिबेट शुरू हुआ था। जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी थे, उन सब की मांग थी कि कुछ ब्रेल लिपि में भी सवाल करने का और वोट देने का, कुछ इसी तरह की बात थी, जिससे एक गतिरोध बना रहा इलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन थे उनके बीच। शायद हाँ, वो हिमांशु कुलश्रेष्ठ थे, और फिर और देर से शुरू होने के चलते बहुत सारे प्रोफेसर्स वगैरह चले गए। जो हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री में मैम है, मतलब महालक्ष्मी मैम, वो सब कार्तिक पटेल साहब जी मेरे गाइड थे, वो सब जल्दी चले गए, और बहुत सारे स्टूडेंट भी चले गए। वो 11-12 बज गए थे उसको आपको शुरू लग रहा होगा होते कि भाई होते। दर्शक जा रहे हैं, श्रोता जा रहे हैं, बड़ा बुरा तो हाल है। वो उसका भी थोड़ा असर आप कह सकते हैं क्यों, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कैंपस है जहाँ एसएफआई का एक समय बोलबाला था, और जब सिंगूर नंदीग्राम वाला एपिसोड हुआ तो वो घटना, उसके बाद तो उसका ग्राफ इतना गिरा कि जो कोपल थे, कोपल को 108 के मात्र इतने वोट आए, लेकिन फिर वो कमबैक करता है और इस बार आई जीता, प्रेसिडेंट का चुनाव जीता। तो ये इलेक्टोरल रिजल्ट जो है, वोटों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। मेरा मानना है कि डिस्कोर्स में जो है सोशलिस्ट तरह की राजनीति इस कैंपस में रहे। राजद जिस तरह की लड़ाई लड़ता है उसका छात्र राजनीति में भी एक उसकी गूंज रहे। ये जयंत, और मैं एक चीज और यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि कई राजनेताओं को मैंने देखा है कि उभार या तो विवादों से हुआ है या किसी आंदोलन से हुआ। आप बेहतर जानते हैं, बहुत कम राजनेताओं को मैंने देखा है या नेतृत्व को देखा है जो अपने भाषणों से, जिसका जो रियल है, मतलब जहां से आपकी रियल में उपज होनी चाहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, कैसी भाषा है, क्या आपका बॉडी लैंग्वेज है, बहुत कम लोग ऐसे उभरे। और आप उसी की उपज हैं, तो आप पे तो देश क्या, पूरे आपके समाज से लेकर पूरा राष्ट्रीय स्तर पर आप पर नजर है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये बताइए कि आपकी जेएनयू के लिए आप जो हमारे युवा मित्र हैं जो देखेंगे, उनको क्या सलाह देंगे, क्यों आना चाहिए जेएनयू को? मैं एक बार जरूर कहूंगा कि मतलब एक चीज जोड़ के फिर मैं हाँ हाँ। कि बहुत लोग बाहर से जो देखते हैं, और कई बार यह परसेप्शन बनाया जाता है, कई बार गलत तरीके से, बहुत बार झूठ को प्रचारित किया जाता है एक अभियान के तहत, और फिर लोगों को लगता है कि ऐसा ही है। भाषण जो है एक हिस्सा है, राजनीति का एक हिस्सा है और प्रमुख हिस्सा है। कि आप संवाद नहीं करेंगे उस मास के साथ, तो फिर आप अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों को वहां तक कन्वे नहीं कर। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम गांधी को बहुत अच्छे वक्ता नहीं थे, उनकी सदाकत को, उनकी शख्सियत का असर था लोगों पर, वो आश्वस्त कर ले जाते थे जनमानस को। तो ये दोनों बातें साथ साथ चल रही हैं। मैंने पोस्टर भी लगाया है 95 में चक्र छाप का। हालांकि मुझे मैं थोड़ा
क्वाइट शाय टाइप का लड़का था, तो मुझे किसी आदमी से बहुत इंटरेक्ट करने में मुझे बहुत वो मैं सहज नहीं रहता था, और मुझे लगता था कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है, मतलब। लेकिन धीरे धीरे उसमें जब रमता गया तो मुझे अच्छा लगने लगा। और यहाँ भी मतलब टेम्पलेट वगैरह लिखना, ये सब काम ऐसे अपने था तब भी मैं करता था, छात्र राजद में भी लगातार किया। मैं चाहता था कि बाकी लोगों में भी यह स्किल डेवलप, बाकी लोग भी, गलत ही सही, लेकिन धीरे धीरे वो लिखना सीखें। एक पैरासिटिक नेचर उनकी नहीं बनती चली जाए, वो एक स्वावलंबन का भाव आए, और वो चलाए, गलतियां होंगी लेकिन फिर वो ठीक ही हो। तो खूब पढ़ें भी, है ना। अब कई बार मैं बहुत बैटरी एंजल्स, कई बार लोगों को लगता है कि, लेकिन जब तक आप इसको छोड़ नहीं देंगे तो वो तैरना नहीं सीखेगा। यहाँ का जो कार्डर है, उन सब से मैं चाहता हूँ वो गलतियां करेंगे लेकिन सीखेंगे भी ऐसे। और उसमें कई बार होता क्या है कि लोगों को लगता है अच्छा ये तो यहाँ आपकी जो पीएचडी है वह भी सब स्टैंडर्ड नहीं, थीसिस का भी अपना एक मेयार रहे, और वक्त जो है उसमें एक संतुलन आप दिखा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं एक्सेल करता इस तरह से। अगर मैं कर रहा हूँ एक्टिविज्म तो एक्टिविज्म ही करूंगा लगातार, अब अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो पढ़ाई ही लगातार। इसमें होता क्या है कि एक समन्वय नहीं बनता, कई बार कम्युनिकेशन गैप। ये सब जो है, इन सब का भी थोड़ा सा आपको सार्वजनिक जीवन में एक ख्याल रखना पड़ता है। अब चुनाव होता है बिहार वगैरह में, या जब भी चुनाव से इतर भी कोई करता है, मैं अक्सर प्रेफर करता हूँ कि कम से कम जरूरत में मेरा काम चले। मैं जाऊं तो किसी होटल में ठहरना नहीं पड़े, किसी कार्यकर्ता के घर खाना वहाँ खा लूं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल, किसी पर बोझ नहीं बनूं, पार्टी पर लाइबिलिटी नहीं बने। ऐसे भी हमारी पार्टी जो है कोई अडानी अंबानी के करके सारे गरीब लोगों की पार्टी है। और ऐसे भी आप देख ही रहे जो एक ही पार्टी को सारे का सारे इलेक्टोरल वोट जो है वो जा रहा है। तो ये जो है आने वाले जो हमारे नए साथी जो आना चाहते हैं, सबकी अपनी मुख्तलिफ जर्नी है। तो या तो मैं नहीं कहूँगा, सब अपने अपने तरीके से सीखते आए हैं। हाँ, विषय का चयन वो सोच समझ के करें। अगर वो विशुद्ध रूप से एकेडमिक्स नहीं रहना चाहते हैं तो उनकी दिलचस्पी अगर 2-3 विषयों में है तो ऐसा विषय चुने जिसकी पढ़ाई अमूमन सारी यूनिवर्सिटी में हो रही, डिपार्टमेंट उसके हों अलग अलग कॉलेजेस में। तो फिर उनको जब नौकरी के लिए जाएंगे, अध्यापन के लिए जब जाएंगे तो उनको बहुत जद्दोजहद होगी। तो ये अब जैसे मेरा जो सब्जेक्ट है मीडिया स्टडी, अब बिहार में इसके लिए 2 सीटें आई हैं, अब से कहाँ आप पढ़ा लेंगे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, इन सब विषयों में। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत सारे सीट्स हैं मीडिया की, जी हालांकि जी, आपने गलगोटिया को खारिज कर दिया है। मतलब वहाँ श्रम का शोषण भी नहीं हो, ये भी है। समझ। तो ये है, ये इन पहलुओं का जब वो ख्याल रखेंगे तो वो बेहतर करेंगे। और दूसरा कि जो उनको मन करे वही वो पढ़ें, वही विषय चुने। संस्थान वगैरह भी सेकेंडरी हो, सब्जेक्ट प्राइमरी हो उनके लिए। और दूसरा, वो राजनीति करना चाहते हैं खुल के करें, अच्छे से करें, अपने मूल्यों के साथ करें, कन्विक्शन के साथ करें। ये मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ। अगर उनकी पर्सनालिटी में इंटेग्रिटी का एलिमेंट होगा, एक सत्यनिष्ठा होगी ना, और वो अगर वाकई सच है, सच के साथ चलने वाले हैं, उसूल के प्रति उनका एक आदत है, तो गलत फहमियां लाख पनपा दी जाए, थोड़े दिनों के लिए वो रहेंगे। ईर्ष्या वैमनस्य आपसे कोई कर सकता है थोड़ी देर के लिए करें, लेकिन वो अस्थायी भाव के साथ नहीं टिकेगा। जो आपका सकारात्मक काम होगा, कई बार मनमोहन सिंह जैसे लोगों को भी कहना पड़ता है ना कि हिस्ट्री विल बी मोर काइंड टू मी। हाँ, तो इसलिए आप इन सब में ना फंसे कि लोग क्या कहेंगे, इमेज हमारा खराब, कोई नहीं खराब होगा करता है। आखिरकार आपके जीवन काल के बाद आपका मूल्यांकन होना है, आपके जीवन काल में आपका समग्र मूल्यांकन हो जाए, ऐसे कम लोग तो इसलिए लोहिया तक को कहना पड़ता था लोग मेरी बात सुनेंगे लेकिन मेरे मरने के बाद।
ये अफसोस है। तो हमारा समाज ऐसे भी मुर्दों का देश है, यहाँ जिंदा लोगों की कदर नहीं होती, हम्म, जिंदा लोगों को खारिज करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। हम्म, और वो इंदिरा जी जो कहती ना कि श्रेय, उनसे कहा कि उनके पिताजी ने कि दो तरह के लोग हैं, एक काम करने वाले, एक श्रेय लेने वाले। तो काम करने वाली श्रेणी में खुद को रखना, वहाँ कम प्रतिस्पर्धा, श्रेय लेने वालों की होड़ ज्यादा है जी वहाँ। तो मैं इन सब में भी अब नहीं पड़ता, और बहुत चीजों को मैं अनसुना कर देता हूँ। पब्लिक लाइफ में आपको यहाँ डेवलप करना, मिथकीय चरित्रों में कृष्ण को भी 100 गालियां बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो हम आप साधारण मनुष्यों को 2-4 हजार गाली सुनने के ना डेवलप कर लेनी चाहिए, खास करके पब्लिक लाइफ जी में। जी। जो दोष आप में नहीं है वह भी आप पर चस्पा कर दिए। मैं सीमित तजुर्बा बता रहा हूँ, कम अवधि का जो मेरा अनुभव है वो यही कहता है कि गालियां बरकत हुआ करती, हम्म, राजनीति में तो खास कर हो ही नहीं सकता है कि समकालीन लोग कहें कि आप अच्छा कर रहे हैं। हम्म, हर बात में मीन मेख निकाला जाएगा, आपको डिप्रेशन की हद तक डालने की कोशिश होगी, लेकिन आपको नहीं होना है। हम्म, आप टूट जाएंगे तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा। हम्म, तो फिर हर कोई राजनीति कर लेता। हम्म, राजनीति है कि यहाँ ह्यूमिलिएशन आप फेस कीजिए, टॉर्चर झेलिए, गालियां सुनिए, अपमानित होइए, खारिज होइए, तरह तरह का परछिद्रान्वेषण को झेलने की असीम क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, तब जाके आप वहाँ पर टिक पाएंगे। कुल मिलाकर एक थेथर विहारी का जो होता है स्वरूप, भयानक रूप से थिक भयानक। स्किन, बहुत जबरदस्त तरीके का आपको होना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि मतलब अच्छा आपको नहीं, वो गालिब काम आएंगे आपके। हम्म, गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, हम्म, ऐसा भी कोई है सब अच्छा कहे जिसे। तो इसलिए यही सॉलेस आपको देगा। जी। तो जो हमारे युवा देख रहे हैं वो सीख जाएं कि राजनीति की पाठशाला में जयंत जी क्या क्या सीखे हैं अपने अनुभवों से। और वो पूरा जेएनयू, जो हाई स्कूल से वो भाषण बाज जो बच्चा था जो जेएनयू पहुंचा और वहां जो वायरल बॉय बना, वो कैसे बना, क्या क्या अंदर में छिपा हुआ है, उसके पीछे का संघर्ष क्या है और विचारधारा क्या है। और आधुनिक माध्यम जो है, बहुत लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हम लोग तो पुराने जो है, हम लोग जमीनी काम करने में यकीन रखते हैं, आसमान में कोई काम कहाँ हो सकता है भाई, हम्म, निर्वात में कौन काम करता है। जी जी। आखिरकार ग्राउंडेड होकर ही काम करना पड़ता है, और सबके काम करने के अलग अलग तौर तरीके। हम्म, एरिस्टोटल कहते थे कि टू अवॉइड क्रिटिसिज्म देयर इज ओनली वे, डू नथिंग, से नथिंग, बी नथिंग। हम्म, आलोचना से अगर आपको मुक्ति पाना है तो 3 इसके तरीके, कुछ हम्म, मत कहिए, कुछ मत कहिए, कुछ मत करिए। और जब कुछ कहेंगे नहीं तो फिर डेमोक्रेसी का है, जी कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर आपकी ड्यूटीज का क्या, और कुछ होंगे ही नहीं तो फिर इस जीवन का मकसद क्या है। जी। तो इसलिए महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए। अब आप तय करेंगे कि महत्वाकांक्षा किस रूप में होगी। तो अच्छे काम करने के बाद आप भूल जाइए कि लोग उसका डिटैच्ड वर्क ताकि तुम काम कर दो। बहुत बहुत अर्थपूर्ण वो किसी का एक्सप्रेशन है गीता का। तो वही मुझे लगता है कि 10 लोग आपकी बुराई करते हैं, इससे आपको प्रभावित नहीं होना चाहिए। अ, आपकी 100 लोग अगर आपके अच्छे काम की तारीफ करें, और अपना मूल्यांकन भी सतत करते रहना चाहिए, कहाँ आपसे चूक हो रही है। आपको जो है निंदक नियरे राखिए वाली बात नहीं होनी चाहिए, जी आलोचक नियरे राखिए। तो चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, जी। ताली भी कहते हैं कि चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, ये अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। क्या बात। तो अच्छों की सोहबत बनी रहे, पॉजिटिविटी आप फैलाते रहिए, और पार्टी को भी ऊंचाई तक लेके जाइए। अगर राजनीति में है तो, अकादमिक क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से नॉलेज बैंक में कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, सोचते रहिए, कुछ अच्छे पेपर्स लिखने की कोशिश हो, या जो आप पढ़ रहे हैं वो आप छोटे बच्चों को समझा पा सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर आप कहें, उनसे संवाद जरूर करना चाहिए। लोगों को प्राइमरी स्कूल में भी जाकर कुछ क्लासेस लेनी चाहिए। मेरी कोशिश रहती है अगर मैं गाँव जाता हूँ तो वहाँ किसी स्कूल में कोई कोचिंग भी है, तो भी उन बच्चों से संवाद करूँ। अगर उनको सहजता के साथ
हम समझा पाते हैं, कुछ सिखा पाते हैं, उनसे संवाद कर पाते हैं, तो समझिए कि ज्ञान प्राप्त करने का, इल्म तालीम हासिल करने का असल में हम उस मकसद को पूरा कर पाए। अब जो एक अंतिम सवाल आपसे मैं जयंत पूछूंगा, यही कि आपकी भविष्य की क्या रूपरेखा है पीएचडी के बाद, क्योंकि पूरे मतलब आप जिस पार्टी से हैं और उसका जो भविष्य है वो आप बेहतर जानते हैं। वो लोगों की बहुत उम्मीद है, और मेरी वो पार्टी भी युवाओं की चाहती पार्टी है, है। पूरा युवाओं की ही पार्टी है, लीडरशिप भी युवा है, और आप उसके एक मतलब सिपा सलार हैं, तो आ, भविष्य मैं सिपाही हूँ अभी तो। मेरी मेरी पार्टी भी चाहती है और मेरी लीडरशिप भी चाहती है कि मैं जल्दी से अपनी पीएचडी पूरी कर लूँ। और मनोज झा जी जो मेरे बड़े शुभचिंतक हैं, और अक्सर उनके साथ जब भी मैं संवाद करता हूँ तो कुछ बेहतर ढंग की बातें होती हैं। तो वो भी चाहते हैं कि मैं अपनी थीसिस एकाग्रचित होकर लिख लूँ, पूरी कर लूँ। और मेरे गाइड भी चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँ, फिर उसके बाद जो करना है तो उनकी भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो मूलधन कहते हैं ना, वो मूलधन तो यही है कि जिस संस्थान में आप बैठे हुए हैं और सरकार का पैसा आपके ऊपर खर्च हो रहा है, मतलब जनता का पैसा, उसका सदुपयोग हो सके, और आप अपनी थीसिस दिखा सकें लोगों को, कम से कम पैसे हो, कम से कम इंटरव्यू बोर्ड में तो दिखा ही सकें, उसको छुपाना ना पड़े। तो मेरी भी ये कोशिश है कि वो काम हो जाए। और जहाँ तक भविष्य की बात रही, तो मैं इतना ही जानता हूँ कि अगर मैं अच्छा करता हूँ, धैर्य के साथ करने की कोशिश करता हूँ अपने काम, और जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका निर्वहन कर पाता हूँ, लोगों से जुड़कर कुछ काम कर पाता हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे साथियों को भी अच्छा लगेगा, मेरे परिवार के लोगों को भी, मेरे राजनीतिक परिवार के लोग संतोष होगा कि जिस पर हमने भरोसा किया है उसमें हमारा सर्टिफिकेट मिलेगी। और मेरे लिए बाकी चीज़ें बहुत मतलब नहीं रखती हैं। एक चीज़ जो मायने रखती है वो ये कि हम सब मानव हैं, हम सबकी अपनी अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं जिससे मेरे पिताजी को, मेरे शिक्षक को और मेरे शिक्षक को लज्जित कर, ऐसा कोई काम नहीं कर सका। और कुछ ऐसा कर पाऊँ उन लोगों के लिए जो उस लोकस से चीज़ों को देख रहे हैं जहाँ मैं एक वक्त खड़ा था, और उनको गाइडेंस का अभाव नहीं, तो अगर वो इन संस्थानों में आना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो एक चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि मैं उन अभिभावकों से संवाद करूं, जितना ही वक्त मुझे मिल पाए, कि अपने बच्चों को कोई बात आप थोपिएगा नहीं, उनको अपने करियर के फैसले लेने की स्वतंत्रता दीजिएगा। निश्चित रूप से एक उम्र तक जरूर आपका एक गाइडेंस रहे, शिक्षकों का रहे, लेकिन जो वो पढ़ना चाहता है, जो वो करना चाहता है, वही करना। अगर उसका मन नहीं है इंजीनियरिंग में जाने का या मेडिकल में जाने का, जबरदस्ती उन पर प्रयोग मत कीजिएगा। वो खलील जिब्रान की कविता है ना, ऑन चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम टू यू बट नॉट, they are the sons and daughters of life's longing itself, कुछ इस तरह की बात होता है, life's longing for itself, कुछ इस तरह। तो सबकी अपनी जर्नी है, और उनको उनकी जिंदगी जी लेने दें, उनसे उनका बचपन न छीना जाए, उनका यौवन न एक तरह से कलुषित किया जाए, उनको खुली आबो हवा में सांस लेने दिया जाए, वो बेहतर करेंगे, वो अच्छा करेंगे। आज भी वो तमाम संभावनाएं मौजूद हैं और वो तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं कमोबेश, जिनके जरिए एक जिम्मेदार और अच्छा नागरिक, एक संवेदनशील इंसान बनाने की प्रक्रिया को मुकम्मल अंजाम दिया जा सकता है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं अपने उन साथियों के प्रति जो यहाँ आना चाहते हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं, और बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो सके। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के जरिए ही नेशन बिल्डिंग हो सकता है,
तो हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि उसको संवारा जा सके। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की और बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति हो सके, रौनक लौटे उन परिसरों, चाहे वो आईडी एंड डीजे कॉलेज मुंगेर हो या TMT कॉलेज भागलपुर हो, वो जैन कॉलेज आरा हो या साहेबगंज का कॉलेज हो, वो चाहे वो SP कॉलेज दुमका हो, हर चाहे वो LS कॉलेज मुजफ्फरपुर, CM साइंस कॉलेज दरभंगा हो, जितने पुराने इदारे हैं, पुराने संस्थान जितने हैं, उन सब में कम से कम जितनी सेंसर्ड सीटें हैं उतने तो प्रोफेसर हों। देखिए, कुछ नहीं करने की जरूरत है, उन कॉलेज का ऐसा कल्चर, अकादमिक कल्चर डेवलप हो रखा है कि समय चाहे शिक्षक रहे ना रहे, क्लर्क आए ना आए, PN आए ना, समय पर ही वहाँ घंटी बजती। बस लैब में ठीक ठाक से एपरेटस पहुंच जाए और टीचर्स की बहाली हो जाए, और जो एडमिशन का प्रोसेस है उसका बार थोड़ा हाई कर दीजिए। अपॉइंटमेंट में भी यही बात लगी, सब ठीक कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे जयंत, जिनको आपने सुना, इनके विचार, इनके व्यवहार, ये क्या सोचते हैं। और ना सिर्फ आपको बल्कि मुझे भी काफ़ी उम्मीदें हैं जयंत से आगे आने वाले समय में। और अभी के लिए तो बस इनको शुभकामना, ये अच्छे से PhD लिखें और जमा करें। उसके बाद तो हम लोग हैं, फिर से इनको पकड़ा जाएगा किसी मुद्दे पे और इनसे बातचीत की जाएगी। बहुत धन्यवाद जयंत जी आपका, बहुत और शुक्रिया। अपने दर्शकों का भी शुभ रात्रि।